ओके क्लास, सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सल्फ्यूरिक एसिड का ये नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताया था कि किस तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन की जाती है। और आज हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ को और उनके स्ट्रक्चर, उसके यूजेस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या है, दिस इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी तबी खसूसियात क्या है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को देखकर या उसको छूकर हम किस किस बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और ऑयली लिक्विड होता है। कोई कलर नहीं होता सल्फ्यूरिक एसिड का, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। ऑर्डरलेस होता है मीन्स स्मेललेस होता है, कोई स्मेल भी नहीं होती। और ऑयली लिक्विड होता है। ऑयली को हम ये भी कह सकते हैं कि कैसा होता है भाई, विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा सा लिक्विड होता है। इसलिए हम उसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयली लिक्विड होने की वजह से। और क्यों इतना ज़्यादा विस्कस है, विस्कस क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा किस तरह से है। बॉइलिंग पॉइंट इसकी 290 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वाटर की आप जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर से भी 190 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। 290 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट है किसकी भाई, सल्फ्यूरिक एसिड की। क्यों, तो वजह क्या है कि वाटर से भी ज़्यादा जो है वो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट है। हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर से ज़्यादा इसकी, दैट्स वाई इसकी बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पर जाकर बॉयल होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस बात को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग इसके अंदर। नेक्स्ट है इट इज़ कोरोसिव टू टच। कोरोसिव से मुराद क्या होता है, कोरोसिव से मुराद जला देना। अगर आप उसको छुओगे तो चूंकि ये एसिड है तो आपका हाथ जल जाएगा, झुलस जाएगा। एंड हाइग्रोस्कोपिक, और इसके साथ साथ ये हाइग्रोस्कोपिक भी है। हाइग्रोस्कोपिक, इट इज़ नॉट हाइड्रो, इट इज़ हाइग्रो। हाइग्रोस्कोपिक किसे कहते हैं, हर वो सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक होता है विच कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, बहुत अच्छी तरह से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हवा में आप खुला छोड़ दो सल्फ्यूरिक एसिड को तो थोड़ी देर के बाद उसका रंग जो है वो ब्राउनिश टाइप का और डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली वो ब्लैक हो जाता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन होता रहता है उसके साथ। और उसी गुड ऑब्जॉर्बिंग क्वालिटी की वजह से हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिहाइड्रेटिंग मतलब ड्राइंग एजेंट के तौर पे, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको। तो समझ में आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी तीनों कि क्या बात इसमें हो रही है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का, कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल क्यों होता है, चूँकि 4 बॉन्ड पेयर जो है वो मौजूद होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के सेंट्रल एटम के अराउंड। जैसे फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा था ना VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके थ्रू हम क्या करते थे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्रिडिक्ट किया करते थे। तो अगर यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, सल्फर के लास्ट सेल में जो है वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिटाकर दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस तरह से मैंने इसकी फॉर्मेशन की है। H2SO4, अब सेंट्रल एटम आप जानते हैं जो कम होता है वो सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर सेंट्रल एटम होगा, सेंटर में रहेगा। दिस इज सल्फर। और सल्फर के लास्ट सेल में जो है वो कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज 6 ग्रुप का एलिमेंट है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन लगा दी, यहाँ पर मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी 6 ग्रुप का एलिमेंट है। सो दिस इज 1 नाउ 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर देख लिए। अब अगर यहाँ पर सल्फर, यहाँ से ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ले और यहाँ से हाइड्रोजन के साथ कर ले तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन से और जुड़ना है, चूँकि 2 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो ये इसके तो पहले से ऑक्टेट, मतलब यहाँ पर देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के इसका डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर सकता, कि डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा कि इन दैट केस यहाँ पर सल्फर का 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 8 से ज़्यादा तो नहीं करना है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये 1 साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेगा। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये सल्फर इसको प्रोवाइड कर देगा और यहाँ से भी इसको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कि इस तरह से H2SO4 के अंदर बॉन्डिंग हो गई। अब यहाँ सल्फर को देख सकते हैं, सल्फर के पास 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर है। दैट्स वाई सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल किस तरह से होता है,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। अब पोलर भी है ये मॉलिक्यूल, पोलर किस वजह से, देखो यहाँ से चूंकि सल्फर ने उसके इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये एक पोलर बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियली जनरेट हो गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड को एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पर एक और आप देख लो, सेम मैं मॉलिक्यूल बना दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही एक मॉलिक्यूल बना सल्फ्यूरिक एसिड का। अब आप जानते हैं कि हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। हम ये जानते हैं जब फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट से केमिकल बॉन्डिंग के, कि अगर कभी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े, जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से किसी एक से जुड़े, तो इन दैट केस क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इस तरह से आगे और ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ये ऑक्सीजन आगे और हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद है। और देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 2 3 4 जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सो दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसी वजह से क्या है कि इसको ये विस्कस से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, और उसके साथ साथ ये क्या कर सकता है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का, किस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। सो नेक्स्ट है कि हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात के बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शंस किस किस तरह के सल्फ्यूरिक एसिड करता है, और बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है सल्फ्यूरिक एसिड के। पूरा कंपाउंड ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, H2SO4, जो कि 9th क्लास से हम इसको डिस्कस करते हुए आए हैं। अब थोड़ा डिटेल में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ उसकी हर एक चीज़ के बारे में। 3 तरह की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आज हम। एसिडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। अब एसिड है और आप जानते हैं एसिड क्या देगा, H+ देगा, और सल्फ्यूरिक एसिड में चूंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं तो ये अपने 2 H+ दे सकता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड से मुराद क्या हो गया कि इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2 है। ये डाइप्रोटिक एसिड भेज सकते हैं, चूंकि H+ को हम प्रोटॉन ही कहते हैं, चूंकि H+ में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो ये डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला जाएगा तो ये एक एक करके अपने H+ को लॉस करेगा। तो ये पहले ये मल्टीपल स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में ये क्या करता है, डिसोसिएट होता है। पहले सल्फ्यूरिक एसिड अपना एक H+ लॉस करके वाटर को देगा, ठीक है। तो ये H+ वाटर में जाएगा तो H3O+ बन जाएगा ये, और यहाँ से एक H+ निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, HSO4- हो जाएगा। इस आयन को हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड बाईसल्फेट आयन, या हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी इसको हम कह सकते हैं। और ये जो आयन आपके पास बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हाइड्रोनियम, H3O+ कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। इसी को हम हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, और इसी को जो है वो प्रोटोनेटेड वाटर भी कहा जाता है केमिस्ट्री में। प्रोटोनेटेड वाटर से मुराद चूंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन एक H+ ऐड हो गया है जाकर, दैट्स वाई इसको हम प्रोटोनेटेड वाटर या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और ये बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, HSO4 दोबारा अपना एक और H+ लॉस करेगा, बाईसल्फेट आयन, तो ये एक और H+ लॉस होगा, और ये H+ जाएगा इस वाटर के साथ मिलेगा, H3O+ बनेगा, और यहाँ से भी H+ निकल जाएगा तो ये SO4- बन जाएगा। अब इस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जस्ट सल्फेट आयन बन जाएगा। ये पहले हाइड्रोजन सल्फेट था, फिर सल्फेट था। तो आपने देखा कि मल्टीपल स्टेजेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड अपने H+ को लॉस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज भी कर सकता है, चूंकि एसिडिक प्रॉपर्टी है ना, तो पानी में डालने पर H+ दे रहा है, और साथ में अगर इसका रिएक्शन बेस से कराया जाएगा तो फिर सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन भी करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये तो पता है ना भाई आपको, ये एसिड है और ये बेस है, इतने सिंपल कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं। तो H+ ये OH- से रिएक्शन करेगा, Na सल्फेट से रिएक्शन करेगा, लेकिन फिर सेम वही है कि सीरीज ऑफ सॉल्ट यहाँ पर बनेंगे। पहले तो अगर ये सिर्फ H+ लॉस करेगा तो क्या बनेगा, NaHSO4 बनेगा, जो सोडियम बाईसल्फेट और वाटर, दिस इज सोडियम बाईसल्फेट। और अगर दोनों H+ लॉस कर देगा, मतलब फिर अगर ये दोनों लॉस कर दें यहाँ पर, तो उस सूरत में जैसे कि अगर यहाँ पर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिखता हूँ H2SO4, अब ये दोनों अगर H+ लॉस कर देगा तो फिर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, उसके साथ वाटर बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो H2SO4 की तादाद, इसमें क्या है कि H2SO4 जैसे ही NaOH से रिएक्शन करेगा, पहले सोडियम बाईसल्फेट बनेगा,
और अगर और फर्दर आप रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा कि वो अगेन हाई टेम्परेचर देंगे, तो हाई टेम्परेचर देने पर क्या होगा कि वो दोबारा एक और H+ लॉस करके सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरह से यहाँ मैंने बताया था सीरीज़ में ये अपना H+ लॉस करता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन में भी सीरीज़ में करता है। वैसे नॉर्मली हम लोग रिएक्शन में डायरेक्ट सेकंड वाला लिख देते हैं, लेकिन मैं मैकेनिज्म पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पहले फर्स्ट हो रहा है तो उसके बाद सेकंड हो रहा होता है। पहले बाइसल्फेट आयन बनता है फिर सल्फेट जाकर कन्वर्ट होता है उसमें। समझ में आ गई एसिडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम ये बात देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है भाई, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिड्यूस होता है और जिसके साथ रिएक्शन करता है उसको ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें कैसे पता लगेगा कोई चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हम ऑक्सीडेशन नंबर से चेक कर लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, निकालना आता है ना? ये किस तरह से निकालते हैं? ये +2 हो गया, ये -8 हो गया, मिलकर हो गया +6, ठीक है। तो ये +6 ऑक्सीडाइजिंग +6 चूंकि इसके सल्फ्यूरिक एसिड में इसकी जो है वो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है तो काफ़ी ज़्यादा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर सकता है? अपने इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर सकता है, अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। चूंकि खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से मैं बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को निकालने की क्या ट्रिक है, क्या तरीका है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है तो उसका मतलब कि वो क्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चूँकि खुद को रिड्यूस कर सकता है, 0 पर ला सकता है, माइनस पे लेकर जा सकता है, +6 से ऊपर लेकर नहीं जा सकता सल्फर अपने आप को ऑक्सीडेशन नंबर में। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से इसकी है +6, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब अपने आप को रिड्यूस कर सकता है ना सिर्फ, तो जिसके साथ रिएक्शन करेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। अब यही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हम मतलब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो H2SO4 है ना, सल्फर यहाँ +6 पर है। अगर SO2 की बात कर ली जाए तो सल्फर यहाँ +4 पर है, ठीक है। अगर सिर्फ S की बात की जाए तो सल्फर यहाँ पर 0 पर है। अगर H2S की बात की जाती है तो सल्फर -2 पर हो जाएगा। तो क्या सल्फर आपको चारों में से किसी भी जगह पर +6 से ऊपर दिख रहा है? लेकिन +6 से नीचे जरूर दिख रहा है। मतलब सल्फर अपने आप को हमेशा, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर हमेशा अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा जिसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो बाकी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह निकालते हैं, इसके मेरा लेक्चर है ऑक्सीडेशन स्टेट पर कंप्लीट, आप वो वॉच कर लें, तो उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, किस तरह से उसको निकाला जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अच्छा ऑक्सीडेशन अब हो सकती है तो उसकी भी डिग्री है, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी के। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन उतनी ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड होगा उतनी कम डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन होगी, और अगर कंसंट्रेशन एसिड की कम हो जाएगी तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस लिहाज से मैंने डिफरेंट केसेस बना दिए हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। सबसे पहला केस हम क्या करेंगे भाई? ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। केस 1 में क्या हो रहा है भाई? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन हो रही है। उसके बाद केस 2 में उससे कम, केस 3 में उससे कम, और केस 4 के अंदर लोएस्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगी। अब क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है कि सल्फर अपने आप को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लेगा, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन में सल्फर अपने आप को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा बस, तो सामने वाले को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मोर रिएक्टिव मेटल ले लें, केस 1 में क्या है? मोर रिएक्टिव मेटल ले लें। मोर रिएक्टिव मेटल से मुराद जैसे कि जिंक है, जिंक एक मोर रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये सब ले लें, मोर रिएक्टिव मेटल्स ले लें, और उसका सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराएं। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल हमने लिया है तो मतलब रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा डाइल्यूट है, तो दोनों चीज़ों पर फेवरेबल क्या है कि हाई ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डिग्री इतनी ज़्यादा होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर ना वो बिल्कुल ही जो है समझ लो कि रिमूव हो जाएगा, वो कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, दूसरे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, वो सिरे से रिमूव हो जाएगा, और एक तरह से सिंपल एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? जिंक यहाँ पर सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। मतलब आपने यहाँ पर देखा कि जब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना, सल्फर किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो सका है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया कि वो बिल्कुल उसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई, तो बहुत ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पॉसिबल हुई है। अब उसके बाद थोड़ी सी और ऑक्सीडेशन पे आते हैं, थोड़ी सी लेसर डिग्री पे आते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल तो आप लें, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड आप कैसा लें? कंसंट्रेटेड लें, तो थोड़ी सी अच्छी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, चूँकि मैंने बताया था यहाँ पर कंसंट्रेशन जितनी कम होगी उतना अच्छा है,
तो यहाँ तो कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड की। तो अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज होकर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, H2S में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और H2S माइनस में कन्वर्ट होगा। बाकी जिंक सेम वही बनेगा। देखो कंपाउंड क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बना, ZnSO4, सॉल्ट बन गया ये, और सॉल्ट बनने के बाद जो है वो एक कंपाउंड बनेगा H2S और साथ में वाटर बनेगा, वाटर रिलीज होगा बाय प्रोडक्ट में। अब यहाँ देखो सल्फर +6 पर था तो सल्फर यहाँ -2 पर आ गया, तो अच्छी खासी ऑक्सीडेशन हो गई। और जिंक यहाँ पर 0 पर था, जिंक यहाँ पर +2 पर आ गया, तो जिंक यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीडाइज हो गया। और किसने ऑक्सीडाइज किया, इसने किया, खुद रिड्यूस होकर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि जिंक 0 से +2 पर जा रहा है। नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, लेट्स सी वी कैन बैलेंस इट बाय इंस्पेक्शन मेथड और नॉट। जिंक 1 हाइड्रोजन 2 + 2 4 एंड हाइड्रोजन 4। ठीक है, सल्फर 4 सल्फर 2 + 1 3। अच्छा, सल्फर यहाँ पर बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन की बात करें 4 4 जा 16 और यहाँ पर जस्ट 4 है, तो सल्फर बैलेंस करना है ना। यहाँ पर 4 सल्फर है, यहाँ पर जस्ट वी हैव 2 सल्फर्स आर देयर, तो 3 लगाना पड़ेगा कहीं पर। सो वेयर वी हैव टू पुट द 3, तो कहाँ पर हम 3 पुट कर दें, यहाँ पर पुट करते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पर चूंकि कंसेप्ट आ गया, मसला आ गया ना कि अब क्या किया जाए, तो हम यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए भी इसको बैलेंस कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसको मिटा दो मैं इस साइड, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अगर सीखा है तो आपको पता होगा किस तरह से बैलेंस किया जाता है। इस इक्वेशन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। देखो जिंक है ना, जिंक क्या बन रहा है, Zn+2 में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो H2S बन रहा है, मतलब SO4 -2 जो है वो सल्फर -2 में जाकर कन्वर्ट हो जा रहा है। हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं, अगर हम करना चाहें तो ईजी हो जाते हैं इससे ना, तो जितना हाइड्रोजन है वो रिमूव कर दें, ऑक्सीजन है वो रिमूव कर दें। यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो 4H2O यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 8H+ आ जाएगा। ठीक है, चार्जेस देख लेते हैं, यहाँ पर +8 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है, तो +6 चार्ज हो गया, या -2 चार्ज है। अब यहाँ पर हमें कम करना पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर देंगे, तो इधर पर चार्ज हमें कम करना पड़ेगा, +6 से -2 पर जाना है, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा कितने भी 8 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम चार्ज -2 पर चला जाएगा। अब ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 जिंक 4 Zn+2 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं 4 जिंक बना प्लस यहाँ पर 8H+ है, तो मतलब 4H2 तो 4 हो गया यहाँ पर ये, और जिंक सल्फेट तो 4 ZnSO4 हो गया ये, प्लस S-2 तो अकेला H2S है और प्लस 4H2O है। लेट्स सी द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। 4 जिंक बैलेंस्ड, 4 to the 8 हाइड्रोजन, 4 to the 8 हाइड्रोजन, 8 + 2 10 हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन अभी यहाँ पर डिसबैलेंस है H2S की सूरत में ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, 10 हाइड्रोजन हो गए, 5 सल्फर है, 4 + 1 5 सल्फर है, ऑक्सीजन 5 4 20 है, 4 4 16 है, 16 + 4 20 बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से 4 आया यहाँ पर, और यहाँ पर आया 5 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर आया 4, और यहाँ पर आया 4। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम में आपने सीखा होगा इस तरह से बैलेंसिंग करना। नेक्स्ट केस 3 है कि अगर लेस रिएक्टिव मेटल ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्शन नहीं करते तो नो रिएक्शन विल बी हैपन। केस 4 है, लेस रिएक्टिव मेटल होगा और सल्फ्यूरिक एसिड भी कंसंट्रेटेड होगा, मतलब दोनों बैड कंडीशंस हैं। मेटल भी लेस रिएक्टिव ले लिया है और कंसंट्रेशन भी बढ़ा दी है, तो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीडेशन होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर बहुत ज़्यादा हुआ, +6 से +4 पर चले जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। अच्छा, लेस रिएक्टिव मेटल के अलावा नॉन मेटल से भी रिएक्शन करा सकते हैं, दोनों केसेस में सेम होगा। तो यहाँ देखो, कॉपर पहले सल्फेट बनेगा, कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके यहाँ कॉपर +2 पर चला गया, 0 से ऑक्सीडेशन होगी और ये रिड्यूस हो जाएगा, क्या बन जाएगा SO2 और साथ में वाटर। तो सल्फर जो है वो +6 से +2 पर चला गया, रिडक्शन हो गई। बैलेंसिंग करते हैं, देखते हैं कि नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस हो सकता है, तो दैट्स वेरी गुड। 1 कॉपर 2 हाइड्रोजन सल्फर 1 एंड सल्फर इज 1 + 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर फिर 2 लगा लिया, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें 4 2 8 एंड 4 + 2 6 6 + 2 8। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, बैलेंस इक्वेशन है।
ओके सही है। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। अच्छा, अब नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कार्बन सिल्वर, कार्बन एंड सल्फर, दे बोथ आर नॉन मेटल्स। कि अगर हम नॉन मेटल्स के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर उस सूरत में क्या होगा, ये कार्बन और सल्फर दोनों ऑक्सीडाइज होंगे। कार्बन ऑक्सीडाइज होगा 0 से +2 पर चला जाएगा और कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो +4 पर चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और साथ में सेम वही सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, 2 + 2 = 4, 4 + 1 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर हम पहले 2 लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सल्फर 2, तो यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। तो सल्फर ठीक है, बैलेंस 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 × 2 = 8 है, 2 × 4, 4 + 2 6 + 2 8 बैलेंस है। सही है, और इंस्पेक्शन सही हो गया, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब सल्फर से अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेगा तो यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज़ है। सल्फर यहाँ 0 है, थोड़ा सा एक स्टेप ऑक्सीडाइज होगा, सल्फर एक स्टेप ऊपर चलेगा तो क्या बन जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज हो गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड एक स्टेप डाउन होगा, सल्फर जब एक स्टेप अप होगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर, और सल्फ्यूरिक एसिड जब एक स्टेप डाउन होगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और ये रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएंगे और साथ में वाटर। समझ गए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ तो एक ही कंपाउंड क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीडाइज सल्फर, ये ऑक्सीडाइज होकर भी जो कंपाउंड बना रहे हैं वही सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर बना रहे हैं एक स्टेप डाउन जाके। थोड़ा इसको समझने की चीज़ें वही जो मैंने लेक्चर्स बताए हैं उसको, ऑक्सीडेशन नंबर को जब तुम डिटेल में समझोगे ना तो तब जाकर क्या होगा, ज़्यादा ईजिली और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये बैलेंस कर लेते हैं, सल्फर 1 सल्फर 2 लगा, अच्छा सल्फर 2 बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर, समझ में आ गया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो हर साल इसमें से लाजमी एक ना एक प्रॉपर्टी कराची बोर्ड में आस्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बैलेंस भी करना आना चाहिए, कंप्लीट भी करना आना चाहिए आपको इस इक्वेशन को। थर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी। डिहाइड्रेटिंग मतलब डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूवल, वाटर को रिमूव करने की प्रॉपर्टी। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कि वाटर को रिमूव कर सकता है मॉलिक्यूल्स के अंदर से। ठीक है, हमने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास जैसे C2H5OH है, इथेनॉल है, तो अगर आप इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से जब हमने कराया था एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होता है यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, C2H4 बच जाता है, वाटर के रिमूवल से इथीन बन जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी है क्या, वो किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर को बाहर कर सकता है। दैट्स वाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था ना, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ड्राइंग टावर के अंदर। अब बहुत सारी चीज़ों से रिमूव कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, ग्लूकोज ले लिया और ग्लूकोज में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, ये हॉट भी होगा और साथ में कंसनट्रेटेड भी होगा। तो यहाँ से वाटर खींचकर निकाल देगा, जब वाटर खींचकर बाहर निकाल देगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, कार्बन बच जाएगा। बैलेंस कर लेंगे तो 6 लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर लगा देंगे 6, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर खींचकर बाहर निकाल दिया ना। इसी रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन जो है ना जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हो रहे होते हैं उनको हम शुगर स्नेक रिएक्शन कहते हैं। चीनी का सांप वाला रिएक्शन, शुगर स्नेक रिएक्शन, चीनी का सांप। अब चीनी का सांप से क्या मुराद है कि आप टेस्ट ट्यूब लोग के लैब में जाकर और टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो कि टेस्ट ट्यूब में आप चीनी डाल दो या ग्लूकोज जो भी है वो डाल दो, ठीक है, और उसके ऊपर से क्या डाल दो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के नीचे से आप उसको हीट कर दो। जब आप हीट करोगे तो क्या होगा कि आप नॉर्मली यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस में भी वॉच कर सकते हैं शुगर स्नेक रिएक्शन लिख कर, कि ये क्या होगा, जैसे ही इसमें से ये वाटर रिमूव करेगा और कार्बन जो बनाएगा ना, अब ये कार्बन जो है वो कार्बन ब्लैक की सूरत में क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। ऊपर आपने थोड़ा सा इतना आपने डाला हुआ है चीनी, लेकिन ये बाहर निकलेगा जैसे सांप की तरह, ये बाहर निकल के काफ़ी लंबा सा बाहर निकल जाएगा। ऐसा लग रहा होगा कि सांप बाहर आ रहा है किसमें से, टेस्ट ट्यूब में से। इसी को शुगर स्नेक रिएक्शन कहा जाता है, जो क्या शो कर रहा होता है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है किसकी, ये सल्फ्यूरिक एसिड की। अब ये अगर आप ले लो सक्रोज, ये सक्रोज है C12H2211, इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, हॉट एंड कंसनट्रेटेड, वाटर रिमूव करेगा, क्या बनेगा, कार्बन प्लस H2O, वाटर रिमूव हो गया। बैलेंस करने के लिए क्या करें, कार्बन के साथ 12 और यहाँ पर क्या करते हैं 11, हो गया रिएक्शन कंप्लीट, सिंपल रिएक्शन। HCOOH क्या होता है सर, ये है फॉर्मिक एसिड, चूटी के डंक में पाया जाता है ये एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है चूटी के डंक में, लाल चूटी के डंक में होता है ये एसिड, एंड सिस्टिंग में फॉर्मिक एसिड।
तो जब इसको रिमूव जब हम करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि वाटर रिमूव होगा, तो वाटर रिमूव हो गया यहाँ से H2O, तो बच के आ गया CO बच जाएगा इस बार ना, तो CO प्लस H2O, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास COOH बॉन्ड COOH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये ओके, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड, ये कंपाउंड हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड में से जब हम रिमूव करेंगे H2O को, तो पहले तो H2O अलग हो गया, जैसे ये H और ये 2O हो गया H2O अलग, बाकी ये दोनों को अलग से सेपरेट कर दो। पहले नहीं, पहले CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ये CO2 अलग कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर हो गया रिमूव वाटर। इस तरह से वाटर रिमूव होगा। ये मैंने 3 आपको डिफरेंट रिएक्शंस दिए हैं कि जब हमने सक्रोज की डिहाइड्रेशन की, फॉर्मिक एसिड की डिहाइड्रेशन की और ऑक्जेलिक एसिड की डिहाइड्रेशन की, तीनों केसेस में आप देख सकते हो कि वाटर को रिमूव कर दिया उसने मॉलिक्यूल के अंदर से। दैट्स व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट। क्लियर? लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि हाउ द सल्फ्यूरिक एसिड्स आर यूज्ड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमाल के अंदर इसके 4 यूजेस मैंने लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ तो बैटरी में इस्तेमाल करते हैं इसको, आपने देखा होगा ना, वो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसमें जो एसिड डलता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 10% कंसनट्रेटेड होता है। फर्टिलाइजर्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, खाद को बनाने में बड़ा इस्तेमाल है, ठीक है। और उसके बाद डिटर्जेंट्स को बनाने में सर्फ एक्सेल हो गया, टाइड हो गया, बोनस हो गया, एक्सप्रेस पावर हो गया, डिटर्जेंट्स को बनाने में बड़ा इस्तेमाल है सल्फ्यूरिक एसिड का। और एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब वाटर को रिमूव करने के लिए किसी मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा इसको लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। So these are all the remaining topics of sulfuric acid। तो 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताया था, और सेकंड लेक्चर जो आज के लेक्चर इसमें मैंने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके स्ट्रक्चर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी और यूजेस वगैरह इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। एवरीथिंग इज क्लियर? दैट्स इट।